हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व के एवं उनके प्राप्ति के स्रोत के बारे में जानेंगे कि उनके सोर्स क्या क्या होता है जिसके द्वारा आपके पौधों तक पहुंचता है, उनको प्राप्त होता है। तो कौन कौन से जो पोषक तत्व होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए मुख्यतः तौर पे 18 पोषक तत्व पाए गए हैं, जिसको अर्नाल्ड के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया कि उनको पौधों को, वैसे तो बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 18 ऐसे पोषक तत्व है जो विशेष रूप से पौधे उन्हें ग्रहण करता है। तो पौधे उन्हें विभिन्न रूपों के माध्यम से प्राप्त होता है। उनको आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया जाएगा कि वो 18 पोषक तत्व कैसे प्राप्त होता है। तो 18 पोषक तत्व, एक तो पौधों को अधिक आवश्यकता रहता है और एक पौधों को जिसको सूक्ष्म मात्रा में या कम रूप से। अब ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो इनको कम ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इनकी कमी हो जाने के बाद इनको देते हैं, लेकिन इसकी जरूरत जो है अधिक होता है। तो दो भाग में, एक अधिक जो पौधों को और एक सूक्ष्म रूप में। तो अधिक रूप में जो है आपके जैसे आपके कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपके अधिक ये जो तत्व है ये आपको अधिक मात्रा में देना पड़ता है। उसी प्रकार से सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये 6 ऐसे आवश्यक पोषक तत्व है जिसको विशेष रूप से आपको देना पड़ता है। और उसके बाद आयरन, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलियम, तो आपके क्लोरीन, कैल्शियम और आपके सोडियम और कोबाल्ट, ये आपके थोड़े से कम रूप में दिया जाता है। तो ये कहाँ से आपको प्राप्त होता है इसके बारे में जानेंगे। वायु से मिलने जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, पानी से मिलता है हाइड्रोजन, भूमि से मिलती है नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, आपके पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी आपके भूमि से मिलता है। बाकी तो ये आपके कुल कितने हैं? 18 पोषक तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो इनमें को हम इस तरीके से भी आपके लिख सकते हैं। पौधे सबसे बड़ा भाग 96 से 98% जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा क्या होता है, बना रहता है। पौधों का 96 से 98% भाग क्या है, कार्बन या ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से बना होता है, और जो कि पौधे वायु एवं जल से प्राप्त होता है। शेष तत्वों की पूर्ति भूमि तथा खाद के द्वारा किया जाता है। शेष तत्वों की क्या है पूर्ति, खाद के द्वारा या भूमि के द्वारा होती है। वायु का आपके वायु से पौधे कार्बन और ऑक्सीजन आदि पोषक तत्वों की पत्तियों और जड़ों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और भूमि के विभिन्न पोषक तत्व पौधों को द्रव के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। मैं और पहले बताया हूँ, हम खाद किसी रूप में दें, लेकिन पौधे उसको अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में ही क्या करता है, ग्रहण करता है, और द्रव के माध्यम से ही ये अवशोषित करता है। क्या करता है, भूमि से भोज्य पदार्थों को अवशोषित करता है। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक अधिक आवश्यक होती है। क्या ये 6 ऐसे तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से उपयुक्त जो आपके और तत्व है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सबसे अधिक है। उसमें से ये 6 तो अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये 3 और सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसकी आवश्यकता आपके पड़ती रहती है। इनको प्राथमिक मुख्य तत्व क्या कहा जाता है, प्राथमिक मुख्य तत्व कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे ना, प्राथमिक मुख्य तत्व किसी को इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। मुख्य तत्व वह तत्व होता है जिसमें पौधों के लिए सबसे प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपके नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये तत्व होते हैं जो पौधों को अधिक दिया जाता है, मुख्य पोषक तत्व कहलाता है। उसी प्रकार से भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस की अधिक कमी पाई जाती है, जबकि पोटास प्राय सभी स्थानों पे आवश्यकता मात्रा में मिलती है। उसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व,
सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब कम प्रयोग होने वाले। सूक्ष्म पोषक तत्व भी किसे कहा जाता है, जिसको पौधों को कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से इसकी कमी पड़ जाने पर इसको देना पड़ता है। जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व में आपके लोहा, तांबा, कोबाल्ट, मोल्डिनम आदि है, पौधे द्वारा कम मात्रा में लिए जाते हैं। इसको माइनर या ट्रेक या माइक्रो या रेयर एलिमेंट के नाम से पुकारते हैं। ये पौधे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व आदि नामों से जाना जाता है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन कौन कौन से मृदा में पोषक तत्व के जो है साधन होते हैं प्राथमिक, इनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। कौन कौन से साधन हैं, उनकी प्राप्ति के स्रोत या प्राप्ति के साधन, मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति के साधन। तो सबसे पहले खाद द्वारा, किसके द्वारा, खाद या उर्वरक के द्वारा। खेतों में निम्न प्रकार से कार्बनिक या अकार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक या आपके अरासायनिक। रासायनिक खाद जानते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, लेकिन कार्बनिक जो आपकी खाद है वो क्या है, जो गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, केचुए की खाद है, ये आपके कार्बनिक या अकार्बनिक। तो खादों के द्वारा जो है आपको क्या है, मृदा में पोषक तत्व मिलता है। उसी प्रकार से मृदा सुधारकों के द्वारा, अमेंडमेंट, मृदा सुधारक ये कभी कभी आता है एग्जाम में, मृदा सुधारक होता क्या है। चूना, जिप्सम, पाइराइट या सिरा आदि कार्बन अकार्बनिक भूमि सुधारकों द्वारा खेत में विभिन्न पोषक तत्वों तक पहुंचाते हैं। ये मृदा सुधारक होता क्या है, मृदा सुधारक का मतलब होता है मिट्टी में या भूमि में किसी कारण किसी कमी या किसी कमी को दूर करने के लिए किसी पदार्थ को समावेश मिलाने से अगर मिट्टी में सुधार होता है तो उसको मृदा सुधारक कहते हैं। चूना, जिप्सम, पाइराइट, ये क्या है, अम्लीय और क्षारीयता को क्या करता है, सुधारता। अगर मृदा अम्लीय हो गया तो चूना आपका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में किसी कमी को दूर करने के लिए, मिट्टी में होने वाले कमी को या उस आपके हानि होती है उनको दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से फसल के अवशेषों द्वारा कैसे पोषक तत्व मिलेगा ये जानेंगे। फसल खेत में फसलों की पत्तियां, तने, जड़ों के सड़ने से पोषक तत्व की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये दूसरी प्रकार से वर्षा द्वारा। अब ये वर्षा के द्वारा कैसे आपके जो है भोज्य पदार्थ मिलता है, तो वर्षा के द्वारा वायुमंडल में 78% जो है क्या है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन है, 78% हमारे वातावरण में, वायुमंडल में। अब वो वायुमंडल से वो हमारे यहाँ कैसे आएगा, तो वो वर्षा के द्वारा या बिजली कड़कने से जो भूमि में आएगा और भूमि के द्वारा आपके सीधे जो नाइट्रोजन आपके जो क्या है राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भूमि में उसको स्थिरीकरण करता है। उसी प्रकार से खरपतवारनाशी या फफूंदनाशकों द्वारा, उसी प्रकार से दलहनी फसल के जो गांठ होता है, गुलाबी गांठ होता है, उसमें क्या आपके क्या राइजोबियम बैक्टीरिया जो रहता है, आपके एंजियोटो बैक्टीरिया रहता है, ये सब पाया जाता है जो जड़ में रहता है। ये के द्वारा से आपके क्या होता है, दलहनी में राइजोबियम जीवाणु जो रहता है ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। उसी प्रकार से एजियोबैक्टर द्वारा जो ये जीवाणु आपके मृदा में रहकर नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से लेकर मृदा में स्थापित करता है। उसी प्रकार से मृदा में गहरी सतहों में भी आपके जो है क्या रहता है, जो फल और विशेष जगहों में पोषक तत्व पाया जाता है। रासायनिक यौगिकरण, रासायनिक तत्वों को दे करके भी, जैसे जिंक के लिए जिंक सल्फेट, बोरान के लिए बोरान, बोरेक्स, लोहा के लिए आपके फेरस सल्फेट आदि प्रयोग करते हैं।
इस तरीके से आपके प्राप्ति के साधन है। उसी प्रकार से मृदा में पोषक तत्वों की हानि, मृदा में पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है? मृदा में पोषक तत्वों की हानियां कैसे होती है? तो मृदा में पोषक तत्व, फसलों द्वारा पोषक तत्वों का मृदा में ग्रहण करना। क्या? फसलों द्वारा पोषक तत्वों का मृदा से ग्रहण करने से, बार बार फसल को हम उगा रहे हैं और तो उनका जो भोज्य के रूप में ग्रहण करेगा तो ये जो है पोषक तत्व की क्या होता है? हानि देखा जाता है। उसी प्रकार से आपके और भी है जिसके माध्यम से पोषक तत्व आपके क्या होता है? ग्रहण होते रहता है। उसी प्रकार से लीचिंग द्वारा, लीचिंग मतलब पानी का क्या चले जाना, नीचे की ओर धरातल में चले जाना, ये लीचिंग कहलाता है। उसी प्रकार से जैसे वर्षा सिंचाई के पानी के साथ अनेक पोषक तत्व क्या हो जाता है? घुल जाता है और नीचे उर्वरक शक्ति चला जाता है जिसको पौधा ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार से मृदा कटाव के द्वारा, मृदा कटाव से मृदा के जो है उर्वरक से भरा हुआ है पोषक तत्व से, लेकिन मिट्टी एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान में चल गया तो आपके पोषक तत्व भी आपके हानि होती है। उसी प्रकार से खरपतवारों के द्वारा, खरपतवार सबसे अधिक जो है ग्रहण करते हैं। मैं खरपतवार के बारे में बताया था, जो आपके क्या है, एक प्रकार का बेशरम कहा जाए, जो अवांछित होता है, बिना उगाए उग जाता है और जिसमें बढ़ने फलने बनने की जो है ज़्यादा क्षमता रहती है। तो ये पोषक तत्वों को भी उसी प्रकार से आपके कृषि विज्ञान द्वारा मृदा को उर्वरता के लिए प्रयोग की जाने वाले पदार्थों के नाम दिए गए हैं। खाद, कार्बनिक खाद जिसको कर जैविक पदार्थ अधिक होती है लेकिन पोषक तत्वों की अपेक्षा, जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, खली, उर्वरक जिसको कृत्रिम कारखाने द्वारा कृत्रिम ढंग से कारखाने में बनाया जाता है, ये रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट आदि। मृदा संशोधक वे पदार्थ जो मृदा में कुछ अवगुणों को दूर करने के लिए मृदा में मिलाए जाते हैं। अभी बताया मृदा सुधारक, अमेंडमेंट जिसको कहा जाए, संशोधक कहा जाए, है ना। तो ये मृदा संशोधक या मृदा सुधारक, तो मृदा में वे पदार्थ जो मृदा में कुछ अवगुण होते हैं उसके मिलाए जाने पर मृदा सुधार जाता है, उसे मृदा सुधार। बायो उर्वरक, इन पदार्थों का सहायता से मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने में जीवाणु की सहायता लिया जाता है। ये मृदा जीवाणुओं के द्वारा बायो उर्वरक कहलाता है। अब प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व, क्या? प्राथमिक मुख्य पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। अभी तो हो गया पूरे इनके बारे में। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनके लक्षण कैसे होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो 2-3 के बारे में बता देता हूँ, बाकी को किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। अब इनके बारे में क्या जानेंगे? इनके प्रभाव इसके मृदा में रहने से क्या प्रभाव पड़ता है और इनके कमी के लक्षण क्या है और इनके अधिकता के प्रभाव क्या रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के देने से कैसे दिखाई देता है इनके बारे में जानेंगे। मतलब लक्षण, मृदा में या पौधों को देने पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा में निम्नलिखित पत्तियों का रंग क्या हो जाता है? गहरा हरा। आप लोग देखे होंगे यूरिया जब डालते हैं वो नाइट्रोजन है ना, वो अमोनिया या नाइट्रेट के रूप में टूटता है। तो ये अब डालोगे तो देखेंगे तो हरा हरा दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है ना, तो हरा। उसी प्रकार से पौधों में दूसरा वृद्धि तीव्र गति से होता है, बढ़ता है अच्छी। उसी प्रकार से हरे भाग अधिकतर वृद्धि होती है, दाने मोटे व बुदेदार होता है। उसी प्रकार से फल देने में पकती है, दाने तथा चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से पत्तियों वाले फलों की किस्म नाइट्रोजन से अधिक वो क्या होता है? सुधर जाती है। नाइट्रोजन के द्वारा फास्फोरस या पोटास के पौधों को द्वारा उपयोग सुनिश्चित रहता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में क्लोरोफिल व प्रोटीन बनते हैं। ये सभी के प्रभाव देखा जाता है। अब इनकी कमी के लक्षण, अगर नाइट्रोजन की कमी आपके भूमि में पड़ जाता है या पौधे में पड़ता है तो कैसे लक्षण दिखाई देता है ये जानेंगे। पत्तियां पीली पड़ जाती है, आप जान जाएंगे कि नाइट्रोजन की कमी पड़ गया। दूसरी, पौधों की वृद्धि कम हो जाती है तथा छोटे रह जाते हैं। गेहूं तथा अन्य कल्ले जो टिलेज होते हैं, निकलने वाली फसलें, कल्ले कम निकलता है। दाने वाली फसलों की पहले निचली पत्तियां सूख जाती है, बाद में ऊपरी पत्तियां भी सूख जाती है। पहले निचली पत्ते और उसके बाद ऊपरी पत्ते
सूखेगा। उसी प्रकार से नाइट्रोजन अधिक कमी से पत्तियों का रंग सफेद हो जाता है तथा कभी कभी पत्तियों में जल जाती है। फसल पकने से पहले गिर जाता है तथा उसका आकार भी छोटा है। ये कुछ क्या है, कमी के लक्षण। अब इनके अधिकता के लक्षण, पौधे अधिक कोमल हो जाते हैं, हवा से गिर जाती है। कोमल पौधे पर कीड़े मकोड़े आक्रमण शीघ्र करते हैं। भूसे के अनुपात दाना कम मात्रा मिलती है। सब्जियां तथा अनाज वाली अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। फसल के गिरने से उपज कम होती है। वनस्पतिक वृद्धि अधिक होने से आलू अधिक फसलों में उपज कम होती है। ये नाइट्रोजन के लक्षण। उसी प्रकार से फास्फोरस, दूसरा क्या है, फास्फोरस। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, है ना। तो ये, तो इनको हम इस तरीके से इनके प्रभाव क्या होता है, प्रभाव के लक्षण। जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। फास्फोरस डालोगे तो जड़ का जो फैलाव है अच्छी होती है, मजबूत होता है, जिससे पोषक तत्व लेने में आसानी होता है, पौधे मजबूत बना रहता है। उसी प्रकार से दूसरा लक्षण, दो दाल वाली फसलों की जड़ों में स्थित ग्रंथि संख्या आकार में वृद्धि होती है, जिससे वायुमंडल में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में स्थिरीकरण होता है। उसी प्रकार से पौधों के शीघ्र फूल आते हैं, फल जल्दी बनती है, पकती है। उसी प्रकार से पौधे में बीमारियां कम लगती है। फारस की उस स्थिति के कारण पराग सेचन अच्छी होती है, पराग निषेचन की क्रिया होती है वो अच्छी होती है। दाने और भूसे का अनुपात बढ़ जाता है। फसल गिरने से बच जाती है। फसलों की किस्म में सुधार होती है। दानों में चमकीला और बड़ा बनने के कारण उपज में अधिक आती है। अब इनके कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, पौधे का रंग प्राय गहरा रहता है लेकिन निचली पत्तियां पीली होकर सूख जाती है, इसमें ये कारण है। दूसरा, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां छोटी रह जाती है। पौधों की जड़ों का विकास कम होने लगती है। उसी प्रकार से पैदावार कम हो जाती है, फल और बीजों की पैदावार कम मिलती है, फल देर से पकती है। अधिक कमी होने पर तनों और रंग की बैंगनी अथवा लाल रंग हो जाते हैं, रोग अधिक लगने लगते हैं, अधिक यह इस कारण जो है लक्षण दिखाई देता है। उसी प्रकार से विभिन्न और लक्षण दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से पोटास भी है। तीसरा, पोटास को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये इनके लक्षण कैसे रहेगा, पौधों में बीमारियां तथा कीड़े का प्रकोप ज्यादा जो है करने लगती है, बढ़ने लगती है। दूसरी, तने मजबूत होने से आपकी क्या हो जाता है, फल गिरने नहीं पाती है और फसलों की किस्मों में सुधार होता है। दाने भरे हुए रहते हैं, इसमें दाने भर जाते हैं, मजबूत होते हैं, मतलब परिपक्व मतलब मेच्योर हो जाते हैं। उसी प्रकार पौधे पानी हानि स्वेदन कम होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रभाव संतुलित बनाए रखता है। पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च अधिक मात्रा में बनता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की अच्छी मात्रा बनी रहती है। उसी प्रकार से सहन करने की, जो मैं पहला जो लक्षण बताया हूँ उसमें बीमारी या कीड़ों के लड़ने की क्षमता को, सहन करने की क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ा देता है। उसी एंजाइम पर नियंत्रित रहता है, पौधे एंजाइम पर क्या होता है, नियंत्रण रखता है। इनके जो है कमी के लक्षण, पोटास के कमी के लक्षण आपके क्या होता है, भूरी या धब्बेदार हो जाती हैं पत्तियां, पत्तियों के सिरे या किनारे झुलस जाते हैं, पत्तियों में कम क्लोरोफिल बनता है और पौधों में इंटरनोड या गांठ जो रहता है कम लंबाई में बनता है। पौधों में बीमारियां अधिक लगती है, पौधे वृद्धि रुक जाती है, तंबाकू की पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, ये लक्षण है। अब ये प्राथमिक पोषक तत्व है। उसी प्रकार से द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के बारे में आप लोग उसके लक्षण और प्रभाव को जानेंगे। अतः ये आपके चैप्टर में पोषक तत्वों के बारे में विशेष कुछ जानकारी जो है दिए गए, जिसमें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। अगला आपका है मृदा परीक्षण। क्या अगला है आपके टॉपिक, मृदा परिरक्षण। क्या, मृदा परिरक्षण या सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पोषक तत्व की कमी पड़ जाता है तो हम भूमि में कैसे जानेंगे,
तो आजकल किसान क्या करते हैं, मिट्टी का उपचार कराते हैं, मिट्टी को टेस्ट कराता है, तो जिससे पता चल जाता है कि वो उसमें कौन से पोषक तत्व की कमी हुआ है। तो सॉइल परीक्षण के द्वारा आपके ये पता लगाए। मृदा परीक्षण से पता चलता है कि खेत में सुलभ अवस्था में पोषक तत्व की कितनी मात्रा या कमी या अधिकता है, इसके बारे में पता चलता है। इनके बारे में जानेंगे। मृदा परीक्षण का उद्देश्य मृदा में परीक्षण के अनुसार मृदा क्षेत्रों के लिए मृदा उर्वरक मानचित्र तैयार करना या देने के लिए तैयार करना, मृदा में सुलभ पोषक तत्वों की सही मात्रा ज्ञात करना, समस्याप्रद मिट्टियों के लिए मृदा सुधारकों का प्रयोग करने के लिए, उसी प्रकार मृदा परीक्षण के आधार पर फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरकों की मात्रा निर्धारित करनी। और मृदा नमूना लेने की वैज्ञानिक विधि, मृदा नमूना लेने की वैज्ञानिक मृदा नमूना कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले मिट्टी का नमूना लेने वाले यंत्र खुरपी, फावड़ा या एक यंत्र आता है अगर क्या होता है, ध्यान रखेंगे, सुनेंगे। खुरपी, फावड़ा या अगर ये जो है यंत्र है जिसके द्वारा मिट्टी नमूना लिया जाता है। तो सबसे पहले मिट्टी नमूना लेने से पहले उन स्थानों से लेते हैं जहां वहां पर ऊपरी सतह जो घास है, खरपतवार, उसको साफ कर देना चाहिए। इसके बाद लगभग 15 सेंटीमीटर या 6 इंच वी आकार की गड्ढा बनाते हैं या खुरपी फावड़े से उनको खुदाई करते हैं और उसके बाद मिट्टी के एक समान परत काट कर किसी बाल्टी या पॉलीथीन या कपड़े की थैली में एकत्र कर ली जाए। इसके पश्चात एकत्र किए हुए नमूनों को अच्छी तरीके से मिला लेना चाहिए। इस प्रकार तैयार किए नमूनों को सुखा लेना चाहिए। इससे पहले क्या है, जैसे ये फील्ड है तो ये नमूना अगर लेंगे तो इस फील्ड में आपके जैसे ये 4 भाग है, 4 कोनों से लेंगे और एक बीच से लेंगे, तो सभी तरफ का नमूना होगा वो 5 तरीका से। अब यहाँ की हम मिट्टी वगैरह को, खरपतवार वगैरह को हटा लेंगे और वी आकार की गड्ढा खोदेंगे। क्या वी आकार की गड्ढा खोदेंगे? कितना? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोदेंगे और सभी मिट्टी को एक पॉलीथीन या कैरी बैग में लेंगे और सबको मिला देंगे। इस तरीके से मिट्टी नमूना। हाँ, वहां का मिट्टी नहीं लेना है जहां खरपा जो है छाया हो, जहां खाद अधिक मात्रा में डला हो, ऐसे स्थानों से नहीं लेना है। बराबर सभी तरफ आ जाए ऐसे स्थानों से लेना है। और धूप में सुखाने के बाद नमूनों को छाया में सुखा देना चाहिए। और धूप में नहीं सुखाना चाहते तो धूप में सुखाने से मृदा के नमूने अधिक उपस्थित पोषक तत्व में क्या होते हैं, आंतरिक परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए छाया में हल्के से सुखाकर कंकड़ पत्थर अलग करके उसको बारीक पीस करके थैलों में पैक करके और उसके बांध करके उसको क्या है, सूचना पटल को साथ आपके खाता नंबर, नाम, किसान का नाम ये डाल करके उस लिफाफे को अब नमूनों को पार्सल द्वारा अथवा स्थानीय आपके प्रसार कार्यकर्ता है या ग्राम सेवक है उसको दे सकते हैं। और मृदा नमूना लेते समय कौन सी सावधानी रखते हैं ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले सावधानी, मृदा नमूना को उर्वरकों को बोरों के पास नहीं रखना चाहिए। उर्वरक या खाद वाली जो बोरा है उसके पास मृदा नमूना जो लिए है उसको नहीं रखना चाहिए। मृदा नमूनों में बैटरी आदि से अलग रखना चाहिए। तीसरा, मृदा नमूनों को उर्वरक के बोरों को पर नहीं सुखाना चाहिए। चौथा, मृदा के गड्ढे, मेड़ या वृक्ष के नीचे नमूने एकत्रित नहीं करना चाहिए। बिना सुखाए नमूनों को प्रयोगशाला में कभी नहीं भेजना चाहिए। तैयार किया हुआ नमूना खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपके कुछ नमूना दिया गया है, ये मृदा नमूना। ठीक है, आप ये चैप्टर आपके समाप्त। अगले आने वाले आपके टॉपिक में तीसरा यूनिट के बारे में पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।